हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का सेट 2 क्लियर करने वाले हैं, जिसमें 80 एमसीक्यू है। सारे के सारे एमसीक्यू हम लोग बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप लोग। और जो सेट 1 नहीं देखा है वो सेट 1 भी देख लेगा, ताकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा सेट 2 भी उसको सॉल्व करने में। और फिर 5 सेट क्लियर करने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है किसी दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है। यानी दर्पण जो होता है, जैसे ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रवर्तक सीमा रेखा है, इसके बीच का व्यास क्या कहलाता है। याद रखना है, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है हम लोग का। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया हुआ है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। रेटिना पर बनता है, और रेटिना को ही दृष्टि पटल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है निर्वात में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बात की जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और इसका सबसे पहले खोज किसने किया था, इसका मेजर किसने किया था, तो रोमर के द्वारा इसका पहला खोज किया गया था, रोमर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर है 6। दूर दृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं। तो याद रखना है कि जो दृष्टि दोष होता है उसी की वस्तु साफ साफ दिखती है। तो दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष रहेगी तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष वाला में निवारण का बात करेगा तो याद रखना है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दूरी, अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक अभिसारी समानांतर समतल दर्पण पर, मतलब किरण पुंज जो होता है समतल दर्पण पर आपतित होती है। तो अगर मान लेते हैं इस तरह से हम लोग का समतल दर्पण है, इस पर एक हम लोग का अभिसारी किरण पुंज होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिलने वाले। तो यहाँ से जो किरणें निकलेंगी इस तरह से फैल जाएंगी, तो इसको कहा जाता है अपसारी। जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं तो वो अपसारी किरण पुंज कहलाती हैं। तो अपसारी किरण पुंज प्राप्त होंगी। अगला दिया है, एक प्रिज्म से एक वर्णी मतलब एक रंग वाले किरण को गुजारते हैं तो इसका क्या नहीं होगा। तो इसका अपवर्तन होगा, विचलन भी होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ण विक्षेपण मतलब अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाना। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति कितनी होती है। तो याद रखना है कि उत्तल लेंस जो होता है इसका फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए इसकी मतलब जो शक्ति जो होगी वो क्या होगी, धनात्मक होंगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बूंद हो गई, इधर से व्यास के अनुदिश करना है तो यहाँ पर आपतित होती है, तो एक बार यहाँ अपवर्तन होगा, फिर यहाँ से निकलेगी तो एक बार यहाँ अपवर्तन होगा, यानी कुल मिलाकर 2 बार अपवर्तन होगा। स्विच लगाए जाते हैं, जो घरेलू परिपथ है इसमें स्विच लगाए जाते हैं, किस तार में, तो भूयोजित तार यानी अर्थिंग। अर्थिंग का सिंबल ऐसे रखना है, याद रखना है, ऐसे सिंबल होता है। अब बात आता है ठंडे तार में या गर्म तार में, तो गर्म तार में जोड़ा जाता है। जूल प्रति कूलम कहलाता है। तो हम लोगों को पता होगा विभव का ऐसे मात्रक जो होता है, वो विभव का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कार्य बटा आवेश, और कार्य का होता है जूल, आवेश का होता है कूलम, और विभव का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट, यानी वोल्ट का हो जाएगा जूल प्रति कूलम, तो यहाँ वोल्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक कची होता है वेबर।
ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो याद रखना है उसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। डायनेमो बदलता है, तो डायनेमो को जब हम लोग घुमाते हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण यानी रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? तो रंगों का बात हो तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण ही कहलाती है। अगला है एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है उससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो उत्तल पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच की विभवांतर हो जाती है, याद रखना है, विद्युत वाहक बल से कम। अगला दिया है एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। तो आवर्धन निकालने का फॉर्मूला होता है एच डैश बटा एच, और पता है कि जब हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच लेते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण उसका आवर्धन जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा और वो हो जाएगा 2। जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन में सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन सब पाया जाता है, इसलिए सबके ऑक्साइड प्राप्त होंगे। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम, लेकिन जब प्रतिरोधकता का बात हो तो ओम मीटर होता है, और याद रखना है यहाँ ओम मीटर होगा, यहाँ ओम प्रति मीटर भी दिए हुए ऑप्शन में, बट ये आंसर नहीं होगा, ओम मीटर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसे मात्रक ऊंची होता है? तो याद रखना है वेबर होता है। समांग माध्यम से प्रकाश का गमन करता है, मतलब समांग माध्यम मतलब होता है कि वैसा माध्यम जिसके सभी के सभी भाग एक समान हो। जैसे वायु है तो वायु का घनत्व सभी जगह एक समान हो, तो जब समांग माध्यम होता है तो उससे प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधे जाता है, उसमें कोई अपवर्तन वगैरह नहीं होता है। ये हो जाएगा सरल रेखा में। एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो उसका क्या नहीं होगा? अभी देखें हम लोग, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश समान होता है, बस इलेक्ट्रॉन पर प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, और प्रोटॉन पर प्लस में होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला से लाल हो जाता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो नीला से लाल कर देता है मतलब अम्ल होगा, उसका पीएच मान 7 से कम यानी 2 हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है लोहे की परमाणु संख्या होती है 26। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में निकालने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें। तो इसके लिए होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो बाह्यतम कक्षा में देखें तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हो जाएगा 6। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है, एनोडीकरण। और जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसको जस्तीकरण कहा जाता है। कार्बन का कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो याद रखना है जो एल्केन समूह का होता है वो क्रियाशील नहीं होता है, संतृप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एल्कीन वाला जो असंतृप्त होता है यानी क्रियाएं करते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। और CaCO3 जो होता है ये होता है खड़िया बोले, संगमरमर बोले, चूना पत्थर बोले तो इसका होता है कली चूना का CaO होता है, और यहाँ बुझा हुआ चूना का COH का होल थ्राइस होता है, सॉरी होल ट्वाइस होगा।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, जो भाग लेते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। सुबह सुबह जब हम लोग का मुंह जो होता है अम्लीय होता है तो टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो क्षारीय होता है, जो उदासीन कर देता है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो COOH होता है कार्बोक्सिलिक समूह। अगर सिर्फ O लगा हुआ है तो ये ईथर होता है। अगर CO लगा होता है कार्बोनिल होता है। CHO लगा हो तो एल्डिहाइड होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो याद रखना है SO2 के कारण। जब ये जल में मिलता है, H2O में मिलता है, तो बनाता है H2SO4, जिससे होने वाली वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? 28 होती है, 28 होती है। अगला बोल रहा है कि विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उस जांच परख नली में विलयन था, किसका था? तो लोहा से कम क्रियाशील कौन सा होता है वो देखना होता है। तो लोहा से कम अधिक क्रियाशील जिंक होता है, लोहा तो खुद है। एल्युमिनियम P होता है, तो कॉपर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। इथेनॉल की सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो याद रखना है कि जब हम लोग C2H5OH को गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ H2O बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का CH2 मतलब C2H4 हो जाएगा हम लोग का, एथीन हो जाएगा। ठीक है। अगला, हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप होता है? तो याद रखना है सल्फर, गंधक को हम लोग सल्फर बोलते हैं। सिलिकॉन तो एक अधातु है। फास्फोरस कार्बन का, यहाँ कार्बन का हो जाएगा। ये मैं सिलिकॉन का अधातु इसलिए बोला क्योंकि याद रखना है सिलिकॉन अधातु नहीं उपधातु है। उपधातु के बारे में याद रखना है कि सिलिकॉन होता है जिसका प्रयोग हम लोग सौर सेल में करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो याद रखना है 2 किलोमीटर। निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय होता है, कौन जल में घुल जाता है? तो ग्लूकोज जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? अमलगम, सोडियम और मरकरी जो होता है आपस में मिलता है तो उससे बनता है अमलगम। एथिलीन का यूपीएससी नाम क्या है? तो एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये एल्कीन का होता है तो एथीन हो जाएगा। ब्यूटेनोन, ऊन जब भी लगा रहे तो याद रखना है वो कीटोन का होता है। तो का अनुसूत्र इतना है, इससे क्रियाशील समूह क्या होगा? कीटोनिक होगा। एल्डिहाइड रहता है तो अल लगता है, एल्कोहलिक होता है तो ऑल लगता है। एल्काइन, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो याद रखना है 3 होता है। ठीक है ना। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसमें? एल्काइन जब रहता है तो याद रखना है एल्काइन। ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है। अगला है सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार का सूत्र जो होता है वो होता है HgS, है ना। मरकरी का सल्फाइड अयस्क होता है तो यहाँ मरकरी हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है सल्फाइड अयस्क को सांद्रित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फेन उत्प्लवन विधि। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वैद्युत अपघटन कराने के लिए हम लोग जल का एक कंटेनर लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक एनोड लगाते हैं और दूसरा कैथोड। ये एनोड है जो पॉजिटिव होता है और कैथोड है जो निगेटिव होता है। और जल के जब अपघटन होता है तो H+ आयन और O- आयन प्राप्त होता है। तो O- चूंकि माइनस है तो ये प्लस वाले के पास जाएगा, एनोड पर हम लोग का ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। और कैथोड प्लस है तो माइनस वाले के पास जाएगा और कैथोड पर H+ गैस यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला होता है? तो याद रखना है इसमें क्लोरीन गैस जो होता है वो सबसे ज्यादा अधातुई गुण वाला होता है। ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है CuSO4 × 5 मोल्स ऑफ H2O होता है। ठीक है। ये जो है Na2CO3 × 10 मोल्स ऑफ H2O, ये जो सूत्र होता है वो होता है धोबिया सोडा का। ठीक है। धोबिया सोडा का, धोबिया सोडा। अगला क्वेश्चन है
प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत क्या है? जिससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होती है वो ऊर्जा स्रोत क्या है? तो याद रखना है पवन ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त होता है, ये सारे प्रदूषण मुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? तो 3 आबंध होने के लिए एल्काइन बनना होता है, एल्काइन का हो गया C3H4। निम्नलिखित में से कौन यौगिक एरोमेटिक है? एरोमेटिक यानी बेंजीन से बना यौगिक। तो बेंजीन और बेंजीन से बने यौगिक को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। ये इसकी संरचना हो गई, इसका अणुसूत्र होता है C6H6, तो ये बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी परमाणु का नाभिक हो गया, इस तरह से कक्षाएं जो होती है उसमें कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकती है? तो 2n², जहां n जो होता है वो कक्षाओं की संख्या होती है। साइटोन का आकार कैसा होता है? तो साइटोन जो होता है वो हमारा न्यूरॉन की कोशिका होती है, जिसमें हम लोग आकार उसका देखते हैं तो इस तरह से तारक का आकार का होता है, याद रखना है। ये जो होता है हम लोग का न्यूरॉन का जो संरचना हम लोग देखते हैं उसमें इस तरह से साइटोन होता है, और इसके ऊपर जो होता है डेंड्राइट्स लगा हुआ रहता है। तो साइटोन होता है जो ताराकार संरचना का होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है ये बताना है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पादप हार्मोन नहीं होता है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? यकृत से करता है, याद रखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक हो सकता है? तो जैविक घटक जो होता है कवक होता है। कवक जो होता है जीवित होता है, इसके अलावा जितने भी है वो सारे के सारे अजैविक घटक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 जो है नर और मादा युग्मक, यानी नर युग्मक को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है, और मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो होता है इसके आपस में जब संलयित हो जाता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, याद रखना है जाइगोट। पादप अपशिष्ट संचित होता है, कहाँ पर जमा होता है? तो कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, सब में होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो याद रखना है आदमी का जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mm of Hg होता है। तो जो रक्त शरीर में जाता है उसका होता है स्पीड 120 mm। तो ये याद रखना है, ये कहलाता है प्रकुंचन। और जो वापस आता है शरीर में शिरा के माध्यम से तो वो 80 होता है mm, और वो कहलाता है संकुचन, या उसी को बोलते हैं अनुशिथिलन। तो 80 mm हो जाएगा। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं, यानी अग्रपाद मतलब हम लोग के हाथ, और बिल्ली और चमगादड़ के जो होते हैं पैर, वो कैसे होते हैं? तो याद रखना है क्या कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य का हाथ, बिल्ली वाला और चमगादड़, ठीक है, वो तो होते हैं देखने में, उनकी संरचना जो होती है बिल्कुल समान होती है, लेकिन उनके कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। अगला है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो पादप में 2 सम्मोहन ऊतक होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो जल का सम्मोहन करता है, फ्लोएम जो होता है वो भोजन का सम्मोहन करता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो याद रखना है वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, और दांत जो होता है वो 6 महीने पर पहली बार आता है, और दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं, याद रखना है। एंड्रोजन क्या है? तो एक नर लिंग हार्मोन है। मादा लिंग हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, जानकारी प्राप्त की जाती है, तो वो कहलाता है डेंड्राइट, याद रखना है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले मेंडल जो थे वो मटर के पौधों पर प्रयोग करके और ये अनुवांशिकता का सिद्धांत दिए थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो जल पर, क्लोरोफिल पर, सूर्य की रोशनी, सभी पर करती है। गुर्दे में उत्पादित यानी किडनी में उत्पादित मूत्र जो होता है मूत्राशय में जाता है, कहाँ से? तो मूत्र वाहिनी से जाता है, और मूत्र मार्ग से जो होता है, मूत्र द्वार से जो होता है शरीर से बाहर निकलता है। रक्त क्या है? तो एक प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक होता है रक्त, याद रखना है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन से होते हैं? तो पुंकेसर जो होते हैं वो नर प्रजनन अंग होते हैं, और इसके अलावा मादा अंग ये सारे मिलकर बनते हैं।
द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने प्रकृति चयन का सिद्धांत भी दिया था। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है, याद रखना है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत, जो खुद 6 से 7 मीटर होता है। और याद रखना है क्या कि आहार नाल जो होता है वो 10 मीटर का होता है, लगभग 32 फीट का होता है, जिसमें से 22 फीट जो होता है केवल और केवल छोटी आंत होता है, 22 फीट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वो नर प्रजनन तंत्र का भाग होता है। अगला है, जिस जीव में हीमोग्लोबिन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में। जिसमें आरबीसी नहीं होता है वही बताना है, तो मक्खी में नहीं होता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? तो 12 से 20 दिन होता है। लेकिन वहीं अगर आरबीसी का पूछेगा तो 120 दिन होता है, याद रखना है, ठीक है। और प्लेटलेट्स का पूछेगा तो वो 7 दिन होता है। अगला है, द पुस्तक द माइक्रोग्राफिया के किनके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की हुई थी रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा द माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो याद रखना है ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण होता है और स्टार्च के रूप में हम लोग का जमा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेट 2 जो है हम लोग खत्म कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय।